हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, आज हम ज्योग्राफी का क्लास 6 का लेसन नंबर 7 करने जा रहे हैं। सेकंड लास्ट लेसन है ये क्लास 6 का। इसके बाद सिर्फ एक लेसन बचा है और हम क्लास 6 को कंप्लीट कर लेंगे। ऑलरेडी मैं 6 लेसन्स को डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें पहला हमारा भारत के डिस्क्रिप्शन के बारे में था, लॉन्गिट्यूड मतलब पृथ्वी के बारे में था, पृथ्वी में सौरमंडल। देन लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स, ग्लोब के बारे में हमने पढ़ा, मैप्स के बारे में पढ़ा, लैंडफॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा। और आज हम पढ़ते हैं आवर कंट्री एंड ऑल यू नो वेल, हमारा देश एकता में विभिन्नता, इंडिया, भारत। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं। और आई डोंट थिंक सो कि मुझे बताने की ज़रूरत होगी कि एनसीईआरटी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है। आप दुनिया के छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम देते हैं तो यू शुड गो विद द एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी का बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो आपकी एसएसटी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। मतलब इस लेसन के अंदर बेसिकली इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड क्या विस्तार है, तो ये सब चीज़ें जो हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय है, आपको पता है। पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है, और इसमें प्रायद्वीपीय तट है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया प्रायद्वीप, पेंसुला बोलते हैं इंग्लिश में। प्रायद्वीप क्या होता है? जैसे कि इंडिया है, आपको पता है इंडिया कुछ, अब मैं बहुत खूबसूरत मैप तो ड्रा नहीं करती, बट आई एम जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड। जैसे कि आपको पता है भाई अपना खूबसूरत इंडिया है, जो भी है मुझे बनाना नहीं आता है, बट लाइक दैट। ठीक है, अब ये जो है, इसको हंसना मत देख के, ये जो पोर्शन है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, देखो ये वाला पोर्शन जो दक्षिण भारत वाला है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है। तो जो तीनों तरफ से वाटर से घिरा होता है उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, मतलब ये चीज़ और चारों तरफ पानी है, उसको हम द्वीप बोलते हैं। लेकिन जो तीन तरफ पानी से घिरा होता है, 1 2 3, क्योंकि आपको पता है ना, इधर अरब सागर है, हिंद महासागर है, और सारी जगह पानी पानी है, तो इसको प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। ध्यान रखना, जो दक्षिण ये वाला एरिया दक्षिण भारत वाला, इसको प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं, क्योंकि तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। गॉट इट? तो एक तरफ अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है। अब भारत के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो 32.8 एग्जैक्ट डाटा है, 32,87,263। ठीक है, 32,87,263 जो भारत का वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है। उत्तर में कश्मीर से कन्याकुमारी में इसका विस्तार 3200 है। और अब ये 3200 नहीं है भैया, एनसीईआरटी में डाटा पता नहीं अपडेट क्यों नहीं करते, 3214 है प्रेजेंटली। तो आपको ऑप्शन में 3214 है तो आप 3214 ही टिक करेंगे, 3200 नहीं। समझाती हूँ क्या है ये। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तक इसका मैदान 2900 है। 2900 भी नहीं है, अभी 2933 हो चुका है। तो ये क्या है पहले इसको समझ लीजिए, ये है ये चीज़। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। देखो ये भारत है अपना, ठीक है, ये भारत है, सुंदर सा निशा मैडम द्वारा बनाया गया। अब यहाँ पर आपको पता है एक लॉन्गिट्यूड होती है, एक लैटिट्यूड रेखाएं होती है। छोड़ो इस चीज़ को, बाद में डिस्कस करेंगे। भारत की ये से लेके ये वाली लंबाई है जो, ठीक है, ये उत्तर है ना, आपको पता है ये क्या है, दक्षिण है। तो उत्तर से दक्षिण, तो इसको बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी। ठीक है, उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है वो कितनी है? 3214। तो उत्तर में भी देखो, उत्तर भी ऐसे ही लिखते हैं ना, उत्तर ऐसे ही लिखते हैं ना, नॉर्थ, तो ये 3 भी ऐसे ही है, तो बस याद हो जाएगा। 3200 है एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन एग्जैक्टली बच्चे 3214 ऑप्शन आए तो आपको 3214 करना, 3200 नहीं करना। अब ये जो लंबाई है इधर वाली, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, ठीक है, इधर अरुणाचल प्रदेश है लास्ट पॉइंट और इधर गुजरात कच्छ है। इधर की लंबाई जो है 2933 है। तो सीधा सीधा ऊ से उत्तर, ऊ से ये 3 जैसा ये याद करें ना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी में आप देखो 2900 और 3200 लिखी हुई है, बट एग्जैक्टली इनका डाटा 3214 और 2933 है। तो समझ के ये लंबाई इंडिया की तो पूछ लेंगे कि इंडिया की कश्मीर से कन्याकुमारी क्या लंबाई है और ये अरुणाचल प्रदेश से कच्छ में क्या लंबाई है, तो ध्यान रखना। अब ऊंचे ऊंचे पर्वत है, पहाड़ है, मरुस्थल है, उत्तरी मैदान है, पहाड़ी है, आपको पता है भाई सब कुछ है। मतलब मैदान है, मरुस्थल होते हैं, डेजर्ट जहाँ पर बारिश कम होती है, और जैसे कि अपना राजस्थान है, रेगिस्तान, थार मरुस्थल। फिर उत्तरी मैदान है, फिर पठारी मैदान है, तटीय भाग हैं, स्थल रूप से है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं।
जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव के साथ साथ भाषा, संस्कृति, सब कुछ अलग अलग है इंडिया में। इतनी सारी होने के बाद भी आपको पता है इंडिया में एकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, परंपराएं हैं। तो एकता में विभिन्नता बोलते हैं ना इंडिया के देश के लिए, विभिन्नताओं में एकता, सॉरी। यही कारण है कि हम राष्ट्र बंधे हुए हैं। और भाई 120 करोड़, लेकिन आपको पता अब 120 नहीं रहा, अब 130 करोड़। मोदी जी बोलते हैं ना 130 करोड़ देशवासियों को मेरा मतलब नमस्कार। मित्रों, भाई और बहनों, तो 130 करोड़ हो चुके हैं। और मुझे अचरज नहीं होगा ये बताते हुए, शायद नेक्स्ट सेंसस में ऐसा ना हो हम चीन से आगे निकल जाएं। इंडिया में जिस कदर सेंसस बढ़ रही है वो हमारे डेवलपमेंट में बहुत बहुत बड़ा बाधा है। सेंसस बहुत ज़्यादा बढ़ती है भारत में जनसंख्या। अभी एशिया में दूसरे नंबर पे हैं, सबसे पहले नंबर पे हमारा कोरोना वायरस वाला देश चीन है वही, और दूसरे नंबर पे है इंडिया, ठीक है, जनसंख्या के अंदर। तो फर्स्ट पेज पे बेसिकली आपको क्या दिखाया गया है, इंडिया का एक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि इंडिया एक प्रायद्वीप है, पेंसुला है, दक्षिण का प्रायद्वीप है, उत्तर से दक्षिण कितना है, पूर्व से पश्चिम कितना है। दिस इज़ द वे कि फर्स्ट लेसन में ये चीज़ डिस्क्राइब की गई है। अब दिस वन इज सो मच इम्पॉर्टेंट, सो मच इम्पॉर्टेंट। स्थिति मतलब इंडिया की सिचुएशंस क्या है, इंडिया किस तरीके से सिचुएटेड है। अब वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये है पूरी अर्थ, ठीक है। और लास्ट क्लास यदि हम पहली क्लास से लगातार देख रहे हैं तो आई थिंक आपको चीज़ों को समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट क्लास से देख रहे हैं, एक से जुड़ा होता है। ये है इसके बीचों बीच लाइन जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, भूमध्य रेखा। ये है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, अक्षांश रेखा 0 डिग्री। अब इंडिया आपको पता है कुछ यहाँ पे है, ठीक है ना, वर्ल्ड के मैप में इंडिया यहाँ पे है। अब देखो वर्ल्ड के मैप में इंडिया यहाँ पर है, तो ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा इंडिया कहाँ स्थित है, कैसा देश है। तो इंडिया विश्व में कैसा देश है, उत्तर पूर्वी, क्योंकि आपको पता है ना सब डायरेक्शंस होती हैं। तो इंडिया विश्व में उत्तर पूर्वी देशांतर में है, ठीक है, उत्तर पूर्वी में है ना, क्लियर हुई ये बात। अब ध्यान से देखना, उत्तर पूर्वी देशांतर में है तो हमें ये देखना है कि कितने लॉन्गिट्यूड पे ये है, ठीक है, और कितने लैटिट्यूड पे है, मतलब इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, मतलब अक्षांश में कितना फैला हुआ है और देशांतर रेखाओं में कितना फैला हुआ है। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ। इंडिया का जो नीचे दक्षिण भारत में है, दक्षिण में इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 है। 8 डिग्री 4 कैसे, देखो जैसे मैंने आपको बताया ये 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री है, फिर थोड़ा इधर चला, तो ऐसे 8 डिग्री जब आता है ना तो इंडिया का लोकेशन आ जाता है, ठीक है। जैसे ये चीज़ है ना, तो ये 0 से चले थोड़ा, मतलब यहाँ से मापेंगे ना हम तो, क्योंकि इंडिया यहाँ, फिर थोड़ा यहाँ चले, यहाँ चलते ही 8 डिग्री आ जाता है, ठीक है। तो दक्षिण में इसका 8 डिग्री है और जो उत्तर में विस्तार है ये 37 डिग्री है, ठीक है। उत्तर में विस्तार है कितना है, 37 डिग्री। जो उत्तर में विस्तार है कितना है, 2 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, दक्षिण से उत्तर की तरफ जो मुख्य भूमि है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जो मुख्य भूमि है उसका विस्तार 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर है। ध्यान से समझो इस चीज़ को जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, सॉरी। हाँ देखो ये है जैसे इंडिया। अब आपको पता है इंडिया तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन अपने माइंड में यही याद रखना है कि इंडिया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो इसके अक्षांश और देशांतर जो भी हम मापेंगे वो उत्तर पूर्वी होंगी, मतलब उसमें पश्चिम और दक्षिण का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि इंडिया उत्तर पूर्वी में है तो हमें उत्तर पूर्व का ही लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखना है। अब देखो ये और ये जो इसका है तो दोनों अक्षांशीय विस्तारी, लेकिन उत्तर में कितना है 8 डिग्री 4 और यहाँ कितना है, मतलब भारत का तो ये दक्षिण है लेकिन विश्व का तो ये भी उत्तर है ना, क्योंकि विश्व में तो उत्तर पूर्वी महाद्वीप में है। तो उत्तर पूर्वी विस्तार इसका कितना है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री। ऐसे यहाँ पर 8 डिग्री 4 है, यहाँ पर 37 डिग्री है, ठीक है। और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार कितना है 68 डिग्री, पूर्व से लेके 97 डिग्री। देखो ध्यान से, यहाँ से समझना, ये 37 डिग्री है इसका विस्तार, जैसे कि दिस वन, ठीक है, पूरा उत्तर पूर्वी है, ठीक है। तो ये जो इतना है हिस्सा, ये क्या है, तो यहाँ पर जो रेखा है वो है 37 डिग्री और यहाँ पर जो रेखा है वो है 8 डिग्री, ठीक है। अब इधर जो इंडिया ख़त्म हो रहा है, यहाँ जो है वो 97 डिग्री 25, पूर्वी ही बोलेंगे इसको, पूर्वी देशांतर, और यहाँ भी तो पूर्व है ना वर्ल्ड में तो, और ये क्या है 68 डिग्री 7। तो क्वेश्चन आए इंडिया का पूर्वी देशांतर कितना है, तो आपको ध्यान रखना है 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 तक। मतलब भारत का
उत्तर डिग्री विस्तार पूछे तो 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री। आई होप आपको क्लियर होगा। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, होप सो। अब देखिए, अब जिस देश का विस्तार पूर्व में पश्चिम की ओर अधिक होता है, पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। आपको पता, संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 है, कनाडा में, मतलब ये जो टाइम है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इवन इंडिया के भी टाइम में जब पूर्व में जाते हैं तो टाइम बढ़ता है, पश्चिम में जाते हैं तो टाइम घटता है। तो जिस देश का पूर्वी विस्तार ज़्यादा होगा वहाँ टाइम आगे चलेगा। जैसे इंडिया का 5.5 घंटे आगे चलता है। इवन इंडिया के ही टाइम जोन में 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। पूर्व में कहते हैं ना सूर्य पहले निकलता है, यहाँ 2 घंटे पहले दिन शुरू होता है और यहाँ की बजाय। अब इंडिया के बीचों बीच से एक रेखा निकलती है जो है कर्क रेखा, ठीक है। इंडिया के बीचों बीच से एक रेखा निकलती है जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। देखो मैं इस मैप में समझा देती हूँ आपको। ये इंडिया है, इंडिया के बीचों बीच, क्योंकि वर्ल्ड तो यूँ होगा ना, और यूँ यहाँ 0 डिग्री इक्वेटर है, ये मकर रेखा है, और ये जो बीचों बीच है, इंडिया के बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच तो 0 डिग्री इक्वेटर है। इंडिया के बीचों बीच कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है, ठीक है। अब कर्क रेखा में ये भी क्वेश्चन याद करना, कर्क रेखा पे है ना 8 राज्य आते हैं इंडिया के। दिस क्वेश्चन इज सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आता है? कर्क रेखा पर गुजरने वाले राज्यों के बारे में बताएं कि कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य गुजरते हैं। तो आपको ध्यान रखना, कर्क रेखा पर 8 राज्य गुजरते हैं। कितने राज्य गुजरते हैं? 8 राज्य। कौन कौन से? बिल्कुल बीचों बीच है, तो सीधी सी कॉमन सेंस है, मैप पे आ जाओ जो बीचों बीच है। मैं ट्रिक भी बताऊंगी वैसे तो, पर पहले बिना ट्रिक देखते हैं। गुजरात, ठीक है, फिर दूसरा हो गया राजस्थान, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, ठीक है, पांचवा झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। देखो एक छोटी सी ट्रिक से मैं समझाती हूँ, एक ट्रिक लिख लो। मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा निकलती है? कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी। ये भारत के 8 राज्यों को छूती है। तो क्वेश्चन एग्जाम में यही आ जाता है, कर्क रेखा से गुजरने वाला राज्य कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो आप इस लाइन को याद करो, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। एम से हो गया मिज़ोरम, एम से हो गया मिज़ोरम, दिस वन। टी से हो गया त्रिपुरा, दिस वन। पी से हो गया पश्चिम बंगाल, दिस वन। आर से हो गया राजस्थान, ठीक है, आर से हो गया राजस्थान। एम से हो गया मध्य प्रदेश, पी से हो गया पश्चिमी बंगाल, 6 से हो गया छत्तीसगढ़ और झाड़ से हो गया झारखंड। 8 बन गए, आप गिन सकते हो। मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, गमछा में गया है ना, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़। ज़्यादा ट्रिक मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मुझे लगता है समझो ऐसे कि एग्जाम में कभी ना भूलो। ट्रिक्स को भी याद करना पड़े तो क्या फ़ायदा। यहाँ तो बिल्कुल सीधा, देखो इंडिया के बीचों बीच, आपको अपना मैप तो पता ही होगा, बस बीचों बीच शुरू हो जाओ। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, फिर ये अपना झारखंड आ जाता है, फिर पश्चिम बंगाल आ गया, यहाँ पर त्रिपुरा आ गया और यहाँ पर आपका ये मिज़ोरम आ गया। बस सीधा सीधा सा लॉजिक है, ठीक है। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य याद रखना, एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं। ये देख लो प्रायद्वीपीय भारत, आपको दिख रहा होगा ये प्रायद्वीप, क्योंकि ये देखो इधर पानी ब्लू जो होता है वो पानी होता है, इधर बंगाल खाड़ी है, ठीक है। तो इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, एक सेकेंड, ठीक है। तो इधर जो है बंगाल की खाड़ी है और इधर अपना अरब सागर है, तो ये हिंद महासागर है यहाँ नीचे। तो देखो ये पानी है ना, तो ये जो है ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ भारत के पड़ोसी राज्यों के ऊपर। भारत के पड़ोसी देश के बारे में अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं भाई। भारत के 7 जो है स्थलीय राज्य के साथ अपनी सीमा मिलती है। भारत की सीमा मिलती है 7 स्थलीय राज्य, मतलब लैंड एरिया से टच करते 7 हैं पड़ोसी देश। पड़ोसी देश समझ रहे होंगे ना, नेबरिंग कंट्री। और 2 जो हैं जलीय हैं, मतलब 2 तो ऐसे देश हैं जिनकी जल सीमा इंडिया से टच करती है। 7 ऐसे देश हैं जिनकी स्थल सीमा मतलब लैंड एरिया जो है इंडिया से टच करता है। तो कौन कौन से हैं देखिए ध्यान से। पहले स्थल सेना के देख लेते हैं हम, इस मैप में देखते हैं, क्लियर आपको दिखाई देगा। अफ़गानिस्तान, जिसकी सबसे कम सीमा रेखा इंडिया के साथ 106 किलोमीटर के आसपास, अफ़गानिस्तान। फिर पाकिस्तान है,
ये अपना जो इंडिया का इधर नेबरिंग कंट्री है, इधर पाकिस्तान है उत्तर पश्चिम में। फिर आपको नेपाल है पड़ोसी देश, भूटान है पड़ोसी देश, बांग्लादेश है, म्यांमार है और चीन है। अगेन आई रिपीट, भारत के नेबरिंग कंट्री या पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान, सेम सेम सी प्रोनाउंसिएशन है। चीन सबको पता, आजकल नाक में दम कर रखा कोरोना वायरस ने। फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो लैंड एरिया मतलब स्थल वाली भूमि को टच करते ही 7 पड़ोसी देश हैं। इनको याद करने का एक ट्रिक आई थिंक बचपन से याद करते आ रहे हो आप, और मतलब तब से ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। बचपन में भूल, ठीक है, बचपन में भूल। तो बी से बांग्लादेश, च से चीन, पै से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार और इससे भूटान। ठीक है, एल से लंका, ये वाटर वाला है लेकिन, ठीक है। तो बचपन में भूल, एल तो श्रीलंका वाटर वाला है, लेकिन आपको ध्यान रखना ये लाइन आपको हेल्प करेगी। बचपन में भूल, सारे लेटर ले लो, इंडिया के नेबरिंग कंट्री हैं। ठीक है, बचपन में MBA भी बोल देते हैं, काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं इसकी। और जो जल वाली है वो भाई श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव ये जल की सीमा को छूते हुए क्या हैं, देश है अपने। तो नेबरिंग कंट्री आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 समथिंग किलोमीटर, और सबसे कम सीमा हमारी लगती है अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, अफ़गानिस्तान और भारत को डूरंड रेखा अलग करती है। डूरंड, इनके बीच एक जैसे रेखा होती है ना, तो डूरंड रेखा अलग करती है। और चीन और इसको मैकमोहन रेखा अलग करती है, भारत और चीन को। ठीक है, तो इसके अंदर ये दिया हुआ है सेकंड जो है पॉइंट पर। फिर है इंडिया के राज्यों के बारे में बता रखा है, राजनीतिक विभाजन। एक सेकेंड, अब प्रशासनिक विभाग, इंडिया में 29 स्टेट और 7 केंद्र प्रशासित प्रदेश थे, अब नहीं है। ये देखो पता नहीं अपडेट क्यों नहीं करते, मुझे समझ नहीं आता। खैर नई बुक छपेगी तो अपडेट हो जाएगा। भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अब कई बच्चों को लग रहा होगा यूनियन टेरिटरी तो 9 है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये देख लो, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप हैं, श्रीलंका और मालदीव, जो हमारे पड़ोसी हैं, अभी मैंने बताया। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। देखो एक मिनट, ये यहाँ देखो, ये है ना श्रीलंका, ये श्रीलंका है ना, तो ये जो बीच में है ये पाक जल संधि है। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक, दिखने में लग रहा होगा पाकिस्तान से अलग करती है, पर ध्यान रखना है भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। अब देखिए भाई, तो इंडिया में स्टेट कितने हैं? 29। यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8। अब आपको पता है 29 बोल दिया मैंने, क्यों? क्योंकि 29 थे, फिलहाल 28 है। और आखिरी जो स्टेट बना था वो तेलंगाना बना था, सबको पता है। 29वां राज्य जो है तेलंगाना बना था, और वो कब बना था? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था तेलंगाना। लेकिन अब ये 29वां नहीं रहा, ये 28वां बन गया। कैसे बन गया सबको पता है। 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 2019, डेट याद कर लेना, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को राज्य, मतलब जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा मिला हुआ था, आपको पता है। तो इसको वो धारा 370 जो थी उसको ख़त्म करके इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ऐसे 29 जो राज्य थे वो हो गए 28। ठीक है, राज्य हो गए 29 थे जो 28 हो गए। यूनियन टेरिटरी 7 थी, तो 2 जुड़ गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कितनी हो गई भाई? 9 हो गई। तो 31 अक्टूबर 2009 को 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी हो गई। फिर 9 दिसंबर को क्या होता है? जो दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप हैं, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन 9 दिसंबर 2019 को दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया। तो इट मीन्स यूनियन टेरिटरी कितनी होगी? 8। तो प्रेजेंट में 28 में भी पीछे 8 है और ये भी 8 है बस। तो प्रेजेंटली आपसे पूछे कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? 8 यूनियन टेरिटरी हैं। हिंदी के परीक्षा में गलती से मैंने 29 राज्य बोल दिया था, वो जुबान पे सेटिंग सी हो जाती है ना, 29 स्टेट्स इन इंडिया, वो आदत सी होगी, बट 28 है, ध्यान रखना, आपको पता है। तो अंतिम जो स्टेट बना है वो तेलंगाना बना था, हैदराबाद से अलग होके, आंध्र प्रदेश से अलग होके। तो आंध्र प्रदेश का ही ये भाग था। 2 जून 2014 को लास्ट बना था, और अब कोई नया राज्य बनने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
तो ये इसकी राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन था। ये नदियाँ वदियाँ अलग से करेंगे हम। अब इसके आ जाते हैं भौतिक विभाजन के अंदर, फिजिकल डिविजन्स के ऊपर। ठीक है, भौतिक विभाजन क्या होता है यहाँ पर, ये कुछ अब आ जाते हैं इसके फिजिकल डिवीज़न के ऊपर। फिजिकल डिवीज़न क्या है, मतलब इंडिया में जो भौतिक विभाजन है, फिजिकल डिवीज़न क्या है। तो फिजिकल डिवीज़न में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल अदा करता है वो आपको पता है हिमालय है। उत्तर में बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय संतरी का काम करता है, मतलब पहरेदार का काम करता है। हिम प्लस आल्य का मतलब होता है बर्फ़ का घर। हिमालय की 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं। उत्तर में श्रृंखला है वृहत हिमालय, जिसको ग्रेटर हिमालय, ग्रेट हिमालय कहते हैं, हिमाद्री। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं। फिर है मध्य हिमालय, ठीक है, जिसको मिडल हिमालयास कहते हैं। और कुछ लोकप्रिय पहाड़ी हैं, मतलब हिमाचल वगैरह, ये टूरिस्ट प्लेस है। और फिर दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। देखो हिमालय है, 3 रेंज है हिमालय की। ग्रेटर हिमालय जिसमें ऊंची ऊंची चोटी हैं जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह। फिर है मिडल हिमालय जिसमें ये अपना हिमाचल वगैरह घूमने वाले टूरिस्ट प्लेस हैं। और फिर अपना नीचे वाला जो लोएस्ट हिमालय होता है उसको शिवालिक बोलते हैं, लोएस्ट नहीं बोलते। ठीक है, तो हिमालय के 3 भाग याद रखना है, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। क्लियर। अब हरियाणा के हिमालय के उत्तर में उत्तरी मैदान है। ये मैदान समतल और सपाट होते हैं। ये मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ डेल्टा लाती हैं, मीन्स हिमालय के उत्तर में मैदान है भाई काफ़ी बड़े बड़े, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं अपने साथ डेल्टा वगैरह बहा के लाती हैं। तो वो सब कुछ यहाँ पर निक्षेपण से बड़े बड़े उपजाऊ मैदान, आपको पता ना नदियाँ इतनी सारी चीज़ें बहा के लाती हैं, तो उपजाऊ मैदान है यहाँ पर। गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं वो, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले हमेशा किया करो, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, विश्व में बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरवन। तो सुंदरवन डेल्टा किन नदियों के संगम से बन रहा है भाई, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो अपने साथ बहा के लाती हैं उसे सुंदरवन डेल्टा बनता है, जो त्रिभुजकार आकार में है, जो नदी के मुहाने से बनता है। नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं तो वो नदी का मुहाना कहलाता है। ठीक है, मुहाना क्या होता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं वह जगह। जैसे नदियाँ देखो पहाड़ों से ऐसे ऐसे आ रही है, समुद्र में ऐसे गिरना होता है, तो उससे पहले यहाँ पर बहुत बड़े डेल्टे बना देती हैं। तो सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। फिर भारत के पश्चिम भाग में भाई मतलब उत्तरी भारत में तो डेल्टाज हो गए और पश्चिम भाग में मरुस्थल हो गए। आपको पता है राजस्थान की साइड मरुस्थल्स हैं, ठीक है ना, शुष्क है, रेतीला होता है, यहाँ वनस्पतियों की बहुत कम मात्रा होती है। आपको पता इधर बारिश नहीं होती। अब बारिश नहीं होगी तो भाई वनस्पतियों की मात्रा कहाँ से होगी, तो बहुत कम वनस्पति होती है। कहाँ पर, राजस्थान वगैरह में। तो राजस्थान जो साइड है काफ़ी कम वनस्पतियाँ होती हैं क्योंकि डेजर्ट है, सूखा है, सीधी सी बात है। और जो उत्तरी मैदानों में जो दक्षिण में है, मैंने अभी बताया, उसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं क्योंकि वो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। और प्रायद्वीपीय भारत की जो आकृति है सॉरी प्रायद्वीपीय भारत की जो आकृति है वो कौन सी है भाई, ट्रायंगल है, वो त्रिभुजाकार है। जो प्रायद्वीपीय भारत की आकृति है वो त्रिभुजाकार है। और प्रायद्वीपीय भारत में विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखलाएं हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां इनसे निकलती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में तटीय मैदान हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं और पूर्वी तटीय जो मैदान हैं वो चौड़े हैं। ठीक है, तो ये अलग से तरीके से पश्चिम पूर्व मैदानों की बता रखी है ना कि मतलब इधर वाले मैदान तो संकरे हैं, इधर वाले मैदान चौड़े हैं। और महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। और सुंदरवन डेल्टा मीन्स यही पॉइंट सारा बता रखा है, इसके अंदर कुछ यूनिक नहीं बता रखा, वही डेल्टाज बनाती है नदियाँ। ठीक है, प्रवाल छोटे समुद्री, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, याद कर लेना। एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन बॉक्स वाले जरूर पूछ जाते हैं, सीटेट में खासकर। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं जिन्हें फॉलिप कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए प्रवाल क्या है, जंतुओं के छोटे छोटे कंकाल होते हैं, फॉलिप मरते हैं तो कंकाल बच जाता है। फॉलिप की वृद्धि ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी हो जाते हैं, प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, अभी प्रवाल द्वीप क्या होते हैं, तो जहाँ छोटे छोटे कंकाल मर मर के इकट्ठे होते रहते हैं तो प्रवाल द्वीप बन जाते हैं। ठीक है, तो मतलब लास्ट में क्या है, लास्ट में इसने यही बता रखा है कि भौतिक विभाजन में कि उत्तर में तो हिमालयाज हैं, फिर पश्चिम में रेगिस्तान है, दक्षिण भारत में प्रायद्वीप है और नदियाँ बहती है। नदियों को मैंने ज़्यादा डिटेल क्यों नहीं बताया, क्योंकि इनके ऊपर स्पेशल टॉपिक बनाएंगे, भारत की नदियाँ।
भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। द्वीप समूह मतलब जो चारों ओर से वाटर से घिरे हुए हैं। तो लक्षद्वीप है, अरब सागर में स्थित है, और केवल तट पर कुछ प्रवाल द्वीप और अंडमान निकोबार। भाई आपको पता भारत का सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। 2 द्वीप समूह हैं क्योंकि ये समुद्र के मतलब बीचों बीच हैं, चारों तरफ इनके पानी ही पानी है। और इस टाइप से भाई यहाँ सुनामी वगैरह आती रहती है। सिंपल सा एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के चला गया कि भाई सुनामी आते हैं, भूकंप आती है, तो ये क्या होते हैं। सो गाइज ये था एनसीईआरटी का लेसन नंबर 7। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें हमने इंडिया का डिस्क्रिप्शन, इसकी स्थितियाँ और इसके भौतिक और क्या क्या है इंडिया में, इन चीज़ों को पढ़ा है। थोड़ा सा मैंने नदियों को यहाँ स्किप किया, बहुत डिटेल से नहीं बताया क्योंकि नदियों के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगी। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। और आपको ये सीरीज़ कैसी लगती है मुझे पता ही नहीं चलता बिकॉज लैक ऑफ कमेंट। आपको पता है कमेंट ही तो रीइंफोर्स करते हैं। भाई 6th क्लास खत्म होने वाली है तो आप एटलीस्ट कमेंट करके बताएं तो सही कि आपको कैसी लगी। लास्ट चैप्टर बचा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट। योर लाइकिंग इज़ योर चॉइस। अच्छी लगे तो ठीक है, सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है। भाई चैनल पे बहुत बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा। तो अच्छा लगे तो मेरे चैनल का छोटा सा हिस्सा बनिए, मुझे भी खुशी होगी। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू गाइज आर गुड। सो गाइज आज हम अपने मंजिल का एक पड़ाव हमने पार कर लिया है। 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को आज हम ख़त्म करने वाले हैं और आज लास्ट लेसन है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ, लेसन नंबर 8। 8 ही लेसन है 6th क्लास की ज्योग्राफी में। तो 7 लेसन्स को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो भाई बढ़िया लग रहा है क्योंकि एक क्लास की एक सब्जेक्ट हमने ख़त्म कर लिया है। अब 7th क्लास की ज्योग्राफी के साथ 6th क्लास की हिस्ट्री से जो मैं स्टार्टअप करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो आज लास्ट लेसन है। द नेम ऑफ द लेसन इज़ मौसम, जलवायु, वनस्पति और वन्यजीव। ठीक है, भारत की क्लाइमेट, जलवायु, मौसम। मौसम से तो गाना याद आता है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। और मौसम बदलते रहते हैं तो उन्हीं मौसम, जलवायु, वनस्पति के ऊपर है अपना आज का पाठ। तो कर लेते हैं इसको स्टार्ट। देखिए आज का जो लेसन है भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। तो प्राणी मीन्स जलवायु भारत, इंडिया, क्लाइमेट जलवायु, और वनस्पति वेजिटेशंस, और वन्य प्राणी हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। बाइलिंगुअल रहेगा लेसन। तो बेसिकली इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे कि भारत में कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसे क्लाइमेट्स है, कैसे बारिश होती है, कैसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कैसे वन है। मीन्स मेनली हम इन चीज़ों को आज जो है डिस्कस करने वाले हैं इस लास्ट लेसन में। तो आप मौसम के बारे में तो दिन प्रतिदिन सुनते ही होंगे, यार आज बहुत गर्मी है, यार बस यार इतनी ठंड हो गई आज, ओ माय गॉड आज तो भाई बहुत बढ़िया मौसम है यार, बारिश हो रही है, मज़े आ रहे हैं, पकौड़े वकौड़े खाएंगे। मीन्स कहने का मेरा मतलब क्या है कि बारिश को लेके बेसिकली डेली आप अपने मूड्स चेंज करते रहते हो एटमॉस्फेयर को लेके। तो मौसम क्या हो गया, क्लियरली अंडरस्टैंड है कि जो दिन ब दिन में प्रतिदिन जो भी परिवर्तन होता है, जो आप में तापमान में, वर्षा में, सूर्य में कुछ भी जो चेंजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चे, वो मौसम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बताने की जितनी मैंने बता दिया है, मौसम कभी गर्म कभी ठंडा। तो सबसे पहले आपको क्लियर हो गया कि मौसम क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो डे टू डे जो चेंजेस होते हैं वो मौसम होते हैं। ठीक है, अब भारत में बेसिकली जो मौसम होते हैं वो 4 होते हैं। तो सिंपल सा याद रखना, भारत में 4 जो है मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी जो ठंड होती है, विंटर जो सीज़न होता है। मार्च से मई तक का जो गर्मी होती है, जो हॉट यू कैन से समर सीज़न होता है। और जून से सितंबर तक जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो लौटता हुआ मानसून जो बारिश वाला होता है, ये वाला जो सेशन होता है, ठीक है ना, रेनी सीज़न जिसको हम बोलते हैं। और अक्टूबर से नवंबर तक ऑटम जो सीज़न होता है, शरद ऋतु वाला, जिसमें एक बसंत से टाइप का पत्ते वत्ते झड़ने वाला टाइप में, ठीक है, नोट सॉरी पत्ते वत्ते झड़ने वाला, मतलब एक बसंत सा टाइप का जो मौसम होता है, बहारों वाला टाइप में, मतलब अच्छा ना सर्दी ना गर्मी, वो वाला जो मौसम होता है। ठीक है, तो ये जो है 4 मौसम होते हैं। तो बेसिकली आपको मौसम याद रखना और इनके मंथ भी याद रखना कि दिसंबर से जनवरी जो है पूछ ले भाई सर्दी ऋतु का टाइम क्या होता है। ईवीएस में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर्दी ऋतु का टाइम क्या है, तो लिख देगा दिसंबर से फरवरी, नवंबर से। तो हम सोचते हैं यार नवंबर में तो आ जाती है सर्दी ऋतु, लेकिन दिसंबर से होते हैं, मार्च से मई। अब हम देखो गर्मी में हमेशा जून टिक कर देते हैं एग्जाम में, क्योंकि हमें तो जून में सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है ना, तो इसीलिए तो मार्च से मई तक गर्मी का मौसम होता है। तो आपको ना ये मंथ याद कर लेना, ईवीएस के एग्जाम में ये चीज़ें अक्सर पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो शीत ऋतु, कोल्ड वेद विंटर सीजन, जो आपको पता है ठंडे, जब सूर्य किरणें सीधी नहीं पड़ती तो शीत ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु जिसको हम समर सीजन कहते हैं, इसमें जो सूर्य किरणें होती है डायरेक्टली सीधी पड़ती हैं
और दिन के समय शुष्क वायु बहती है जो लू कहलाती है। दिस वन इज क्वेश्चन इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन आता है स्थानीय पवन। स्थानीय पवन मतलब बेसिकली जो लोकल जहाँ की जो भी विंड होती हैं, तो स्थानीय पवन यदि पूछा जाए भारत की कौन सी है, तो लू है। बेसिकली राजस्थान साइड चलती हैं ये ज़्यादातर, और हरियाणा के भी कुछ क्षेत्रों में चलती है, जो साउथ वाले क्षेत्र होते हैं, नारनौल महेंद्रगढ़ साइड लू चलती है, चरखी दादरी में भी लू चलती हैं, तो भिवानी मतलब इधर वाला फील्ड जो है माना जाता है। तो मीन्स आपको ध्यान रखना है। अब ये चीज़ें लास्ट लेसन जो आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं, आपको पता चेनिंग है, तो ये चीज़ें मैं लास्ट लेसन में समझा चुकी हूँ। सर्दी गर्मी क्यों होती है, तो आपको पता है हमारी जो अर्थ है, लाइक जो भी मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, 0 डिग्री इक्वेटर है, तो सन कभी भी आपको पता है कि ऐसा नहीं है, अर्थ जो है मूव करती रहती है, तो कभी सन के डायरेक्ट आगे आ जाती है, कभी नहीं आती, तो ये चीज़ें जो है चलती रहती है। तो जो डायरेक्टली फेस आगे होता है वो समर सीजन बन जाता है, और जो इनडायरेक्ट होता है वो विंटर सीजन बन जाता है। मतलब इस फॉर्म में जो है मौसम जो है चेंज होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है कि मतलब सिंपल सा कि आप हम गर्मियों में पेय पदार्थ लेते हैं, मतलब लू से कैसे बच सकते हैं। छाछ मतलब लस्सी वस्सी, मट्ठा, मोरी, मोरी पता नहीं क्या होता है, होता होगा कुछ दही वही टाइप का। ठीक है, तो ये केला, मिल्क शेक वगैरह हम लेते हैं गर्मियों में, आपको पता है ये चीज़ पसंद है। तो सिंपल बच्चों को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अब दिस क्वेश्चन विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। अब जो मानसून होता है वो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम का क्या मतलब, सबसे पहले तो समझ लेंगे। 4 डायरेक्शन आपको पता है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून, तो दक्षिण पश्चिम मानसून का क्या, हमारा जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम, मतलब यहाँ पर जो अरब सागर है, और यहाँ पर आपको पता बे ऑफ बंगाल है। आपको पता जब अरब सागर से ऐसे लहरें आती हैं तो अपने साथ कहते हैं ना नमी लेके आती हैं, और नमी लेके आती हैं, और ये सीधा सीधा यदि भारत में बारिश की बात करें तो नमी लेके आती हैं, सीधा ये हवाएं ऊपर उठती हैं, और आपको पता है यहाँ खड़ा हिमालय है और टकरा कर यहीं पर गिर जाती हैं। तो ये तो लोजी का ज़्यादा बारिश यहाँ होती है, बाद में बताऊँगी पॉइंट। तो कहने का मतलब, तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है ये भारत में क्या करता है, वर्षा करता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है भारत में कौन सा मानसून वर्षा का वजह होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत में वर्षा की वजह होती है। दक्षिण पश्चिम का मतलब हवाएं जब दक्षिण पश्चिम की साइड से आती हैं तो सबसे पहले बारिश होती है इंडिया में, और ये सबसे पहले जो बारिश होती है वो केरल, क्योंकि ये यहीं से आती है ना, तो केरल के मालाबार तट पर। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना, भारत में सबसे पहले जो बारिश होती है जैसे ही ये अरब सागर से ऊपर उठ के आती है तो केरल के मालाबार से तट से टकरा के सबसे पहले वहीं बारिश करती है। ठीक है, तो केरल के मालाबार तट पर सबसे पहले बारिश होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून वहाँ वर्षा करता है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा, भारत में वर्षा का कौन सा कारण है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, तो यह मानसून मतलब साउथ वेस्ट, यह मानसून आगे और आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं, और वे अपने साथ नमी लाती हैं और पहाड़ों से टकराकर वर्षा होती है। तो ये तो रीज़न है ही, ह्यूमिडिटी, नमी कहीं भी होगी और वो जैसे ही पहाड़ों से टकराती है वो बारिश के रूप में गिर जाती है। अब है लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून कोरोमंडल तट पर बारिश करता है। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार। जैसे आता हुआ मानसून तो केरल में मालाबार तट पर बारिश करता है, और लौटता हुआ मानसून जो है तमिलनाडु या मतलब कोरोमंडल, वहाँ पर पर्टिकुलर है कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट पर जो है बारिश करता है। अब ये लौटता हुआ मानसून है क्या, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, मतलब वापस आती हैं भाई। जैसे शुरू में तो ये ऐसे चली गई, देखो सिंपल सा लॉजिक है, शुरू में तो ह्यूमिडिटी हो गई, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया, पवने जा रही हैं, फिर यहाँ टकरा के बारिश हो गई। अब यहाँ भी तो गर्मी आ जाती है, फिर यहाँ से वापस आ जाती है, तो वापस आती हैं जो उनको लौटता हुआ मानसून जो है कह देते हैं। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। ठीक है, तो लौटता हुआ मानसून कहाँ बारिश करता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तट पूछे कि कौन से तट से टकरा के, कोरोमंडल तट होता है। जैसे वहाँ मालाबार तट है, यहाँ कोरोमंडल तट है। ठीक है, किसी स्थान में अनेक वर्षों से मापी गई मौसम की औसत दशा जलवायु कहते हैं। तो क्लाइमेट, वेदर तो डे टू डे चेंज होता है, बट क्लाइमेट क्या होता है भाई, मौसम की जो एवरेज होती है, जो हम मेजरमेंट कर लेते हैं भाई इस साल वेदर बेसिकली ऐसा ऐसा रहा, जो एक मेजरमेंट सा हो जाता है, वो क्लाइमेट होता है। भारत की जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी क्योंकि बारिश की जलवायु है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से निकला। सिंपल सा क्वेश्चन है, याद कर लेना, पूछ सकता है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भारत की कृषि वर्षा पर ही निर्भर है। अच्छे मानसून का अर्थ है प्रचुर वर्षा होनी। तो उष्ण कटिबंध, तो मैंने आपको समझाया था, उष्ण कटिबंध क्षेत्र मैंने आपको बताया था, जो भूमध्य रेखा के ये वाला जो जोन और ये वाला जो जोन है, ये वाला उष्ण का मतलब बहुत गर्म,
मतलब यहाँ पर सूर्य किरणें ज़्यादा होती हैं, तो ये जो क्षेत्र बनता है इसको उष्ण कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ सिंपल सा बता रखा है, अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो तो भाई उसका क्या प्रभाव होगा, तो डेफिनेटली लेवल्स जो है पानी का नीचे चला जाता है। तो ये सब चीज़ें सबको पता है, फसल पे अफेक्ट होता है, हर चीज़ पे जो अफेक्ट होता है। ठीक है, अब किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी के आधार पर निर्धारित होती है। डेफिनेटली समुद्र से दूर है, आपको पता है जो समुद्र के निकट होते हैं वो कैसे होते हैं, अजीब से होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा वो होता है, जैसे कि चिपचिपापन सा होता है, ना तो गर्मी हो पाती ना सर्दी हो पाती। हमें लगता है ना यार समुद्र के किनारे, हमें लगता है यार समुद्र के किनारे बड़ा मज़ा आता होगा, लेकिन फैक्ट ये है कि वहाँ का वेदर इतना अच्छा नहीं होता है, बट ठीक होता है, नेचुरल सा हो जाता है, मतलब चिप तो रहती ही है। इसलिए भारत की जलवायु में विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान में मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म है। आपको पता है राजस्थान में सबसे गर्म बेसिकली जैसलमेर को ही माना जाता है, और इवन यहाँ तक कहा जाता है कि जैसलमेर में बारिश होती ही नहीं कई बार, तो मतलब सबसे कम बारिश भी पूछा जाए तो जैसलमेर में होती है राजस्थान में। कई बार तो कई साल तो ऐसे गुजर जाते हैं जब बारिश होती ही नहीं है, मतलब ठीक है ना। जबकि जम्मू कश्मीर, कारगिल बर्फीली ठंडियाँ आपको पता है, तो ये वेदर है अलग अलग जगह का, मतलब अलग अलग हैं। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई, कोलकाता का मिड होता है, वे न तो गर्म होते हैं न ही ठंडे होते हैं। समुद्र तट पर होने के कारण बहुत अधिक आर्द्र होते हैं, मतलब नमी वाले तो रहते ही हैं, आर्द्रता रहती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है मेघालय में मासिंगरांग में पड़ती है। ध्यान रखना, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे साल। सबसे पहले चेरापूंजी होता था बहुत साल पहले, लेकिन अब मासिंगराम है। ठीक है, मोसिनराम लिखा हुआ है, मासिनराम, वट एवर यू कैन राइट। मेघालय में स्थित है, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लगभग कहते हैं यार पूरा साल ही बारिश चलती रहती है। और राजस्थान के जैसलमेर में तो वर्षा होती ही नहीं, इसीलिए तो डेजर्ट्स होते हैं। जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वही तो रेगिस्तान बन जाते हैं, इसलिए तो राजस्थान रेगिस्तान है। मतलब वो तो है ही कि मतलब रेत रेत है। तो क्लियर, ये तो था बारिश या जलवायु के बारे में एनसीईआरटी में जो गिवन है। अभी बेसिकली मैं आपको एनसीईआरटी बेस बना के ही पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा जब मैं डिटेल्स लेसन करवाऊंगी तो उनमें और भी डिटेल करवा दूंगी। ज्योग्राफी के कुछ 7-8 लेसन मैंने डिटेल से करवा रखे हैं, कॉन्टिनेंट और ओशियंस वगैरह, वो आप डिटेल से देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत डिटेल से करवा रखे हैं। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और इसमें जो 6 लेसन हमने डिस्कस किए हैं 7 पहले, वो 6 क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मिल जाएंगे। अब आते हैं प्राकृतिक वनस्पतियों के अंदर कि जो हमारी बेसिकली जो वनस्पति हैं, जो वेजिटेशंस हैं, उनकी बात कर लेते हैं हम। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन, तो बताने की जरूरत नहीं, व्हाट द मीन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जो हमारे आसपास आपको पता ना कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें उगानी नहीं पड़ती, अपने आप ही उग जाते हैं। जैसे कीकर का पेड़ है, बेरी का पेड़ है, मतलब कुछ पेड़ होते हैं जो उगाने नहीं पड़ते भाई, यूं ही उग जाते हैं। तो जो यूं ही उग जाते हैं ना, वो नेचुरल वेजिटेशन कहलाते हैं, वो प्राकृतिक जो है वेजिटेशन जो है कहलाते हैं। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। पादप मीन्स पेड़ पौधों वाला जीवन देखते हैं हम। हरे घास वाले मैदान में खेलना अच्छा लगता है। आपको पता है सबको भाई, ग्रीनरी, आई थिंक नेचर किसको पसंद नहीं है। इन्हें झाड़ी कहा जाता है। अब कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। छोटे पौधे झाड़ी होते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह होते हैं, फूल होते हैं, ठीक है ना। कुछ लंबे होते हैं, जैसे कि नीम, आम वाले वृक्ष होते हैं, ठीक है, इनमें पत्तियों की मात्रा ज़्यादा बहुत कम होती है, ठीक है ना। और कुछ जैसे नारियल वगैरह में कम होती है, और ये नीम वगैरह में शाखाएं ज़्यादा होती है, घास झाड़ियाँ होती हैं। तो सबको पता है जो नेचुरल वेजिटेशन मीन्स जो नेचुरली उग जाते हैं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। नीम का पेड़ कहीं भी देखो ऐसे ही गली में उग जाता है, हम उगाते थोड़ी ना उसको, तो ये नेचुरल है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं, अलग अलग? आपको पता पेड़ पौधे भिन्न क्यों है भाई? जलवायु की विभिन्नता के कारण, क्योंकि जलवायु जिस हिसाब से, जहाँ बहुत गर्मी होगी अलग टाइप के पेड़ होंगे, जहाँ सर्दी होगी अलग टाइप के पेड़ होंगे। तो डिफरेंट अलग अलग वनस्पतियाँ अलग अलग एटमॉस्फेयर पर निर्धारित हैं। अब यहाँ पर वनस्पतियाँ डिफाइन नहीं की गई, बट मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि भारत में 5 प्रकार की जो है वनस्पतियाँ हैं बेसिकली, मतलब 5 प्रकार के जो वन क्षेत्र डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जिनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, डेलिसिडस। तीसरा है कंटीली पहाड़ियाँ, जिनको थ्रोनी बशेस कहते हैं, कंटीली। चौथा है पहाड़ी वनस्पति, और 5वां है मैंग्रोव। अब इनको समझ लेते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। तो नाम से ही क्लियर है, देखो सदाबहार वन, सदाबहार का मतलब
सदाबहार, जिसमें भाई हमेशा ही बहार है। जैसे एक पौधा भी होता है ना सदाबहार, देखा छोटे छोटे से फूल होते हैं, बड़े क्यूट से लगते हैं और हमेशा खिले ही रहते हैं, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, गमले में एक बार लगा दो तो टेंशन खत्म, वो सदाबहार ही रहते हैं। तो सदाबहार वन मतलब जो हमेशा रहते हैं, जो बहुत ग्रीन होते हैं ना, मतलब लाइक दिस, देखो आपने देखा होगा बिल्कुल जैसे ऐसे हरे हरे लगते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इनके पत्ते नहीं गिरते, बट पत्ते तो गिरते हैं, बट पता ही नहीं चलता, नए पत्ते आते रहते हैं, गिरते रहते हैं। तो जो हमेशा रहते हैं, ये बहुत डीप होते हैं, इतने डीप होते हैं कि सनलाइट भी कहते हैं, जहाँ पर ये सदाबहार वन होते हैं वहाँ सनलाइट भी नहीं प्रॉपर ज़मीन पे आ पाती। तो देख सकते हो आप ये कितने घने वन होते हैं। फिर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कौन से होते हैं? पर्णपाती का मतलब जो पत्तों को वो डाल देते हैं, जिनके पत्ते गिर जाते हैं ना, वो पर्णपाती वन होते हैं। कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए पत्ते गिरा देते हैं वो, फिर बारिश आने पर फिर पत्ते आ जाते हैं, तो पर्णपाती वन होते हैं। कंटीली झाड़ियाँ तो सबको पता है भाई, जो झाड़ियाँ होती हैं जो कांटे वांटे वाली। पहाड़ी वनस्पतियाँ जो पहाड़ों पर होते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। पहाड़ों पर जो होते हैं ना वो शंकु टाइप का होते हैं, मतलब उनकी कौन शेप बनी होती है। जो पहाड़ों पर होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, ऐसे लंबे लंबे से, देवदार वाले पाइन के पेड़ ऐसे लंबे लंबे से। बर्फ़ होती है, बर्फ़ इनसे ऐसे साइड्स में गिरती रहती है, तो इंपॉर्टेंट है पहाड़ी बर्फ। मैंग्रोव वन कैसे होते हैं? मैंग्रोव वन वैसे होते हैं जैसे समुद्र वमुद्र पानी वानी होता है ना, वो ऐसे ऐसे जड़ें, उनकी अजीब अजीब सी ऐसे लंबी लंबी जड़ें होती हैं, फैली रहती है, कुछ धरती के अंदर होती है, मतलब आपको ऐसे भूतों वाली फीलिंग आती है देख के, जड़े 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 दिखाई देती हैं, वो मैंग्रोव वन होते हैं। ठीक है, साल्टी से होते हैं ये कहते हैं। क्लियर? तो ये होते हैं 5 प्रकार के वन। अब क्वेश्चन आता है हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? अब आई थिंक ये पॉइंट तो बिल्कुल भी बताने लायक नहीं है, सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते हैं। पेड़ पौधे क्यों ज़रूरी हैं? ये कार्बन, बचपन से बच्चे लग जाते हैं ना, ये ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, हमारी पृथ्वी को सही रखते हैं, गर्मी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एवरीबडी नोज अबाउट कि हम पेड़ पौधे की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई। ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम सांस लेने में ज़रूरी होती है। पेड़ पौधे मिट्टी की जड़ों को बांधते हैं, तो मिट्टी का अपर्दन नहीं होता। अपर्दन मतलब मिट्टी कटती नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें जो है मिट्टी को रोक लेती हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए पेड़ पौधे। और जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, ईंधन मिलता है, शहद मिलता है, गोंद मिलता है। बचपन में मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, कभी हम गांव में गए थे मामा के, तो पेड़ों पे ना लगे होते थे गोंद, याद है मुझे, बड़ा अच्छा सा इवेंट याद आया गोंद से, और हम तोड़ तोड़ के लाते थे, और सही में उससे चीज़ें चिपक जाती थी, उसको ऐसे पिघलाते थे ना तो चीज़ें चिपक जाती थी भाई। बड़ा सुंदर सा कलर का होता था गोंद, ब्राउन ब्राउन सा, अच्छा सा लगता था। ठीक है, अच्छा तो क्या था, मतलब ठीक था, पर वो लाइफ बस कभी ज़िंदगी में आ ही नहीं सकती मुड़ के। ठीक है भाई, पेड़ों की अब आपको पता, ये बेसिक फिर एनसीईआरटी लास्ट में आपको एक संदेश देके छोड़ता है कि आपको पेड़ों के अंधाधुंध कटाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि पेड़ समाप्त हो गए तो हमें भाई हमारा जीवन खतरे में हो जाएगा। तो मीन्स अवेयरनेस के लिए वन महोत्सव मनाए जाते हैं, अधिक से अधिक लोगों को हरा भरा रखने का प्रयास किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं चलती रहती हैं। अब वन्य प्राणी, वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं? वाइल्ड लाइफ सबको पता है भाई, लास्ट जो पॉइंट है अपना वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। तो वाइल्ड लाइफ में क्या होता है, मतलब जो वाइल्ड जंगली जीव जंतु होते हैं, ठीक है ना, जो जंगली जीव जंतु होते हैं उनका जो निवास स्थान होता है वो वाइल्ड लाइफ होते हैं। जैसे स्तनधारी, कीट, पक्षी, ये सब वाइल्ड लाइफ के अंदर जो है आते हैं बेसिकली। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है भाई? बाघ। विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, जैसे गिर में जो है ना, जिसका एक बार अमिताभ बच्चन ने ऐड किया था, आए कभी गुजरात के जंगलों में, जो गिर उद्यान है बच्चों, वो कहाँ पाया जाता है? गुजरात के जंगलों में पाया जाता है। ठीक है, हाथी और एक सींग वाले गैंडे, ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा ना याद रखने का है, मेन गुजरात में गिर अभ्यारण्य याद रख लेना। हाथी और एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। ठीक है, केरल और कर्नाटक में भी भाई हाथी मिल जाते हैं। ऊँट तो आपको पता ही है, राजस्थान का जहाज है हमारा ऊँट। ठीक है, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। जंगली गधा कच्छ के मैदानों में पाया जाता है, कच्छ गुजरात में है। जंगली बकरी, तेंदुआ, भालू हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और बंदर, सियार, नीलगाय, ये सब हमारे देश में पाए जाते हैं। तो ये वन्य जीव हैं हमारे। अब आपको पता है वन्य जीव में सिर्फ ये नहीं है कि पशु हैं, पक्षी भी आते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, सबको पता है, और हरियाणा का काला तीतर है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख, बहुत सारे पक्षी हैं। अब पक्षियों के लिए भाई अब आपको पता है कि सांप वगैरह भी हैं, कोबरा और कैरत। ये कैरत वाला ईवीएस में पूछा गया था, कैरत किसकी प्रजाति है? सांप की प्रजाति है। ठीक है ना, प्रमुख जो है सांप है, याद रखना ये क्वेश्चन। अब आपको पता, सांपों को भी बचाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं, प्रजातियां घट रही हैं सांपों को, इन द सेंस पूरी वाइल्ड लाइफ। तो इनके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, जहां पर इनको सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि हमारे देश की कहीं ना कहीं धरोहर है भाई। इनकी प्रजातियों को सुरक्षित रखने के लिए ही हमने जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये सब का जो है निर्माण किया हुआ है। ये देखो, हर चीज़ अपने आप में यूनिक है अर्थ पर।
तो आप भाई वन्य जीवों के साथ अच्छा बिहेव करें, उनको मारे वारे ना। तो और ये भी ध्यान रखना, अक्टूबर के पहले सप्ताह में जो है वन्य जीव दिवस मनाते हैं, वही अवेयरनेस के लिए कि भाई अवेयर रहें लोग और पशु पक्षियों को ना मारे, लाइक जो भी है। एंड द लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, एक आपको याद रखना, मिग्रेटरी जो है एनिमल्स होते हैं, माइग्रेशंस करते हैं, मतलब प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी का मतलब कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना कहीं रहते हैं, ठीक है, वहाँ का वेदर उनके लिए सही नहीं हुआ तो उड़ उड़ के हज़ारों किलोमीटर दूर दूसरी जगह पे जाते हैं, तो उनको प्रवासी पक्षी बोलते हैं। फ्लैमिंगो है, लिटिल स्टिंट है, सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। जैसे है ना, हरियाणा में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है अपना सुल्तानपुर पक्षी विहार, उड़ के आते हैं। तो उसी तरीके से आर्कटिक प्रदेश से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत में ये प्रवासी पक्षी आते हैं। पिनटेल है, बतख है, करल्यू है, फ्लैमिंगो है और ऑस्ट्रेलिटल। ठीक, सो गाइज ये था अपना लास्ट लेसन और 8th क्लास की एनसीईआरटी यहाँ पर 8th चैप्टर और अपनी 6th क्लास की एनसीईआरटी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और मैंने कोशिश की है पूरी शिद्दत से करवाने की कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। सो होप सो यू लाइक दिस सीरीज ऑफ 6th क्लास एनसीईआरटी। और आज तो कमेंट करना बनता ही बनता है, पीछे आपने किए हो या ना किए हो। आज कमेंट मुझे रीइंफोर्स करेगा, आप ये बताओ 7th क्लास स्टार्ट करें, आपको अच्छा लग रहा है, साथ में हिस्ट्री स्टार्ट करें। सो गाइज आपको जैसी भी लगी है मुझे दिल से कमेंट जरूर करें, बताना। और ये सीरीज़ हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस है, दुनिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फाइनली। आप नए हैं तो चैनल का छोटा सा हिस्सा बने मेरी फैमिली का। और अपनी फैमिली को कौन प्रोग्रेस नहीं करवाता, तो मैं आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से मेहनत करवाने वाली हूँ एग्जाम्स के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद मी।